आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बायोकेमिस्ट्री का पहला यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 1 है। यानी यूनिट 1 में 2 लेक्चर्स हैं, यानी 2 पार्ट है, ये पार्ट 1 है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा मैटर क्या है, मैटर के स्टेट्स क्या है, जिस तरह लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ फिर हम ये पढ़ेंगे कि मतलब मिक्सचर, वो फेस चेंजेस जो है वो कौन कौन से हैं। और इसके साथ जो है फिर हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग। अब मतलब केमिस्ट्री तो एक अलग फील्ड है ना। जिस तरह हम सोचते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो केमिकल्स के बारे में होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में होते हैं, और जो केमिकल हम देखते हैं इसके बारे में होते हैं। तो फिर ये नर्सिंग में हम क्यों पढ़ते हैं, कि क्या रीज़न्स है या इसकी क्या खसूसियात है जो हम ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, जो हम नर्सिंग में पढ़ते हैं। क्योंकि नर्सिंग में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो पेशेंट के लाइफ से या ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड होते हैं, इनके लिए नुकसानदेह होते हैं या जो हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री नर्सिंग में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री एंड नर्सिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट because it guide the nurses in understanding the medication to be administered the patient। सबसे पहले जो हमारे पास जितने मेडिसिन्स होते हैं वो सारी के सारी मेडिसिन्स जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, वो केमिकल से बने हुए होते हैं। तो जब केमिकल से बने हुए होते हैं तो केमिस्ट्री हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेडिकेशन के बारे में ये हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या है, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या है। इन सब के बारे में हमें कौन पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री हमें बताता है। इसलिए हम जो एज अ नर्स जो है हम केमिस्ट्री जो है वो नर्सिंग में पढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद नर्सेज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पर्टिकुलर मेडिकेशन विल रिएक्ट इन डिफरेंट पेशेंट। दिस हेल्प्स टू अवॉइड रॉन्ग कम्बिनेशन ऑफ ड्रग डेट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि कौन सा मेडिसिन जो है वो कौन से पेशेंट के लिए है। मतलब एग्जांपल, अगर डायरिया के पेशेंट है, इसके लिए हम एंटी डायरियल की जगह पे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मेडिसिन दें तो वो उसके लिए तो बेकार है, उसका डायरिया तो नहीं रुकेगा इससे। ठीक है, तो जब डायरिया नहीं रुकेगा तो उसके लिए क्या है, नुकसानदेह है। और बहुत से मेडिकेशन ऐसे ऐसे होते हैं जो हम अगर कम्बिनेशन में दे देते हैं तो उसके असरात जो है वो कम होते हैं। तो ये सब कुछ या किस पेशेंट को किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देते हैं ये कौन हमें बताते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री हमें बताते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि अब पेशेंट की क्या पोजीशन है, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये भी हमें केमिस्ट्री बताते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के थ्रू या मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, carbon dioxide, oxygen and other electrolytes in the body will guide the nurse to identify the patient is experiencing electrolyte imbalance। तो ये सारे जो हमने ऊपर जिक्र की, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। जिस तरह बाइकार्ब, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, तो ये हम एबीजीज में पढ़ते हैं। एबीजीज का मतलब है ए बी एंड जी एस, जी एस जीज। तो ए आर्टीरियल ब्लड और जी एस का मतलब क्या है, गैसेस होते हैं। तो जो हमारी बॉडी ब्लड में इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्ब, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब के बारे में हमें कौन पढ़ाते हैं, बताते हैं, हमें केमिस्ट्री बताते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें मद्देनज़र रखते हुए हम किसी को भी बता सकते हैं कि हम केमिस्ट्री नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं। इसके अलावा chemistry gives the nurses a concept of fluid and electrolyte imbalances in the human body।
केमिस्ट्री क्या करती है कि ये जो नर्सेज होते हैं उनको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के बारे में, कि ह्यूमन बॉडी में इनके इम्बैलेंसेस से क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल पोटाशियम की कमी हो जाती है तो इससे मसल्स में पेन होता है, पैरालिसिस होता है इंसान को। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बीपी लो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। तो ये सब हमें कौन बताते, ये हमें बायोकेमिस्ट्री बताता है या केमिस्ट्री बताते हैं। The nurse will hanging so many different fluids, and if she does not know what it is for and how it will affect the patient life will be in danger. अब इनको बहुत सारे फ्लूइड जो है हैंग हुए हैं, कौन सा फ्लूइड चलाना है कौन सा नहीं चलाना है, तो अगर इनके बारे में ये केमिस्ट्री में बताते हैं कि इसका ये असर होता है, इस फ्लूइड का ये असर होता है, तो अगर हम इसको गलत रंग कम्बिनेशन से दे या एक की जगह दूसरा लगा रहे तो पेशेंट की लाइफ डेंजर में होता है, हत्ता कि उनका डेथ भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया था क्लास में भी, कि मतलब अगर नॉर्मल सलाइन है और वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, और आपने नॉर्मल सलाइन लगा लिया तो उसमें सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इससे उसको पालज हो सकता है, स्ट्रोक, पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, और हत्ता कि डेथ भी हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर बहुत ज़्यादा शुगर है और आपने जो है डेक्सट्रोज वाटर या डेक्सट्रोज सलाइन लगा दे, उसका शुगर बहुत बढ़ जाता है तो पेशेंट की लाइफ जो है वो डेंजर में हो सकता है। तो ये हमें कौन बताता है कि कब नॉर्मल सलाइन लगाना है, कब डेक्सट्रोज सलाइन लगाना है, कब डेक्सट्रोज वाटर लगाना है, ये हमें बायोकेमिस्ट्री बताते हैं। To know about the chemical and their mechanism of action which are used for the treatment of cancer called chemotherapy। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीमोथेरापी में जो केमिकल यूज़ होते हैं इनके बारे में भी बताते हैं कि कौन सी केमिकल कितने डोज में देते हैं, कब देने होते हैं, कितने साइकिल में देने होते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमें बायोकेमिस्ट्री बताते हैं। To know about how pH of blood is balanced, so on the basis of the above discussion we came to know that without chemistry nursing is incomplete enough. If a nurse do not have enough knowledge about chemistry, she cannot treat patient accurately। इसके अलावा जो है पीएच के बारे में भी बताते हैं कि पीएच अब ब्लड कैसे बैलेंस करते हैं, इन्हें ना पेशेंट एसिडोसिस में चला जाए न जो है वो अल्कलोसिस में चलाए। अब पीएच जो है बैलेंस नॉर्मल वैल्यू कितनी है ब्लड में 7.35 से लेके 7.45 तक है। अगर 7.45 से एबव हो जाए तो ये क्या कह करते हैं, ये इसको हम कहते हैं अल्कलोसिस, पेशेंट अल्कलोसिस में है। और अगर 7.35 से कम हो जाए तो हम कहते हैं कि पेशेंट एसिडोसिस में है। फिर इसके साथ कम्बिनेशन में देखते हैं HCO3 बाइकार्ब और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पीएच कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में है। और अगर पीएच ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर पीएच कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, और अगर पीएच ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो उस बेस पे फिर हम इनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये अल्कलोसिस या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस या एसिडोसिस में है। और अगर पीएच ज़्यादा है और बाइकार्ब भी ज़्यादा है तो हम इसको कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है। और अगर पीएच कम है और बाइकार्ब भी कम है तो हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है। तो इसका मतलब है कि पीएच और बाइकार्ब इन HCO3 दोनों सेम डायरेक्शन में या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तब ये रिस्पायरेटरी की जगह हम मेटाबॉलिक कहेंगे कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में एबनॉर्मल है, यानी पीएच नॉर्मल से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। इन एसिडोसिस और अल्कलोसिस हम पीएच के बेस पे कहते हैं, रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बन HCO3 के बेस पे कहते हैं। क्लियर। और अब ये जितना भी हमने डिस्कशन कर लिया, अगर इन सारे चीज़ों के बारे में नर्सिस को पता नहीं होता है तो वो क्या है, वो सही तरीके से पेशेंट को डील नहीं कर सकता, ट्रीट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हर नर्स को केमिस्ट्री के बारे में पता हो, मेडिकेशन के बारे में पता हो, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पता हो,
इनके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में पता हो, इनके कंट्राइंडिकेशन के बारे में पता हो, इनके इंडिकेशन के बारे में पता हो कि कब देनी है कब नहीं देनी है उसको, मतलब इंडिकेशन कि किस हालत में पेशेंट को हम ये मेडिसिन देते हैं उसको हम कहते हैं इंडिकेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में नर्सिस को पता हो। अब नेक्स्ट जो है मैटर, व्हाट इज़ मैटर? इट इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। हम जो भी चीज़ देखते हैं दुनिया में, जो भी चीज़ नज़र आते हैं वो हमारे पास क्या होता है? मैटर है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। हर वो चीज़ जिसका वज़न होता है, यानी वज़न रखता है और स्पेस जगह घेरती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो ऑलरेडी मैट्रिक में भी पढ़ा है, एंटर में भी पढ़ा है। और इनकी पोस्ट्रेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है एंड प्लाज्मा है। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड और इसके पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सॉलिड हैव डिफिनेट शेप एंड डिफिनेट वॉल्यूम। सही है, ये बिल्कुल सॉलिड होता है, सख्त होता है, तो इसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता रहता है, वो डिफिनेट होता है। और वॉल्यूम भी सेम टू सेम होता है, वज़न जो है भी कम नहीं होता है। जितना जगह घेरते हैं तो वो सेम टू सेम जगह हर जगह पे घेरते हैं, हम जहाँ पे भी रखते हैं। सॉलिड है मास, वज़न रखते हैं बिल्कुल बाकायदा। सॉलिड टेकअप स्पेस, और स्पेस भी टेकअप करते हैं या रखते हैं। अब पार्टिकल्स में ये है कि इनके दरमियान जो पार्टिकल है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली टुगेदर होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हैव वेरी लिटिल एनर्जी। एनर्जी जो इसमें होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन इसमें कम होते हैं और वाइब्रेशन भी कम होते हैं, तो एनर्जी भी कम होते हैं। और वही दोनों वाइब्रेशन क्यों कम होते हैं? इस वजह से कि बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, दरमियान में स्पेस नहीं होता। और जब वाइब्रेशन कम करते हैं तो इसके साथ एनर्जी भी इनके कम होते हैं। अब लिक्विड टेक द शेप ऑफ द देयर कंटेनर एंड हैव डिफिनेट वॉल्यूम। इनके डिफिनेट शेप नहीं होता। ये जिस कंटेनर में, जिस ग्लास में, जिस बर्तन में, जिस जग में डालते हैं इसका शेप अपनाते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका डिफिनेट शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है डिफिनेट है। मतलब अगर 1 लीटर पानी हम जग में डालते हैं तो वो भी वन लीटर होगा। अगर हम 4-5 ग्लासेस में डालते हैं वो भी 1 लीटर होगा। हम जिस भी बर्तन या जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो 1 लीटर होगा। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट है और शेप जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। लिक्विड है मास, मास होता है जो लीटर होता है वो तकरीबन केजी, और उसमें हम कन्वर्ट करते हैं फिर, तो इसका वज़न भी होता है। लिक्विड टेक अप स्पेस, और स्पेस भी रखते हैं। जो कंटेनर होते हैं उसका जितना भी स्पेस होता है वो रखते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स एंड लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड, बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। हैव मीडियम एनर्जी लेवल जो होते हैं वो मीडियम होते हैं। पार्टिकल्स फ्लो अराउंड ईच अदर, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अराउंड ईच अदर जो है वो फ्लो होते हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए होता है कि इसका जो पैकिंग होता है वो क्या होता है? लूजली होता है। Third, gases spread out to fill the entire space given and do not have definite volume। इनका ना डिफिनेट शेप है ना डिफिनेट वॉल्यूम है। गैस है मास, मास होता है क्योंकि हम कहते हैं 5 kg गैस दे दे, 3 kg गैस दे दे, ठीक है। गैस टेक अप स्पेस, और स्पेस भी रखते हैं, लेकिन जितना इसको ओपन एरिया मिलते हैं उतना स्पेस जो है वो ज़्यादा घेरते हैं। पार्टिकल्स एंड गैसेस मूव फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली मूव होते हैं। इस वजह से ये मोमेंट जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं इसकी वजह से इनके अलॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। प्लाज्मा, लाइटनिंग एज अ प्लाज्मा, ये जितने भी हम लाइट देखते हैं स्पेशली सनलाइट, नियॉन लाइट, ये क्या है? हमारे पास प्लाज्मा होती है। यूज एंड फ्लोरेसेंट लाइट, वही जो ब्लू लाइट होते हैं इसमें यूज होते हैं, नियॉन लाइट्स। प्लाज्मा इज लाट लाइक गैस, ये बिल्कुल गैस की तरह होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज नहीं होते, बट द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकल चार्ज। लेकिन प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। Particles and plasma are electrically charged and have extremely high energy level, और इन चार्जेस की वजह से इनके जो एनर्जी लेवल होता है वो एक्सट्रीमली जो है क्या होता है? वो हाई एनर्जी लेवल होता है। यहाँ पे भी वही स्टेट है कि प्लाज्मा है गैस इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। एनर्जी डिटरमाइंस द स्टेट, जो सबसे कम एनर्जी होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, इसके बाद लिक्विड फिर गैस है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं। अच्छा, अब जो पेस चेंज होते हैं एक जगह से, एक शेप से दूसरे शेप में,
तो उसको क्या कहते हैं, जब लिक्विड गैस में चेंज होते हैं तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और इसके फिर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बॉइलिंग कहते हैं, एक को हम इवापोरेशन कहते हैं। और जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो हीट गोज इनटू द लिक्विड एज इट वेपोराइज। जब हीट लिक्विड में जाते हैं तो वो के वेपोराइजेशन में फिर चेंज होता है। जब हम उसको आग देते हैं, आग पे रखते हैं, चूल्हे सिलेंडर पे रखते हैं और थोड़ी देर बाद जाते हैं तो वो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो हीट होता है वो लिक्विड में जाता है और फिर वो वेपोराइजेशन में चेंज होता है। गैस टू लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह बुखारात उठते हैं समंदर से तो वो बारिश की शक्ल में लिक्विड के शेप में जो है वापस आ जाते हैं। हीट लीव्स द गैस एज इट कंडेंसेस। जितनी भी उसको ठंड मौसम होता है तो उसमें ये गैस जो है जल्दी लिक्विड में क्या होता है, चेंज होता है। सॉलिड टू गैस, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, और ये डायरेक्टली हीट गोज़ इनटू द सॉलिड एज इट सब्लिमेट्स। और इसमें भी हीट जो है वो सॉलिड में जाएगा और फिर तब सब्लिमेट होगा। जिस तरह हमने बर्फ़ का एग्जांपल दिया था कि बर्फ़ को हम सर्द जगह से निकाल के गर्म में रखते हैं तो उससे बुखारात उठते हैं डायरेक्ट, तो बर्फ़ सॉलिड है, लेकिन जैसे इस पर गर्मी पड़ती है तो वो सॉलिड में, वो बुखारात में, इन्हीं गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ गैस टू लिक्विड में जो है जो हीट है वो गैस से चला जाता है। बाकी जो है लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस में हीट जब आते हैं तो वो अपना शेप जो है चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो है मिक्सचर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ऑल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर जो है और कंपाउंड एलिमेंट तो simplest form of pure substance, they cannot be broken into anything else by physical or chemical means. For example, कॉपर है, कार्बन है और Ag है, गोल्ड है, सिल्वर है, सही है, Au है। तो वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है। लेकिन मिक्सचर और कंपाउंड जो है वो ब्रोकन डाउन दोबारा हो सकते हैं। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? कंपाउंड जो है वो पेयर सब्सटेंसेस होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनते हैं, और ये हम फिज़िकल तरीके से ब्रोकन डाउन इसका नहीं कर सकती। इसके लिए हमें मुख्तलिफ केमिकल और इसके रिएक्शन चाहिए जिसकी वजह से वो बॉन्ड टूट जाए और फिर ये जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन हो जाए। लेकिन मिक्सचर जो है वो हम आसानी से फिज़िकल तरीके से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्यूशन में नमक होते हैं या हम पानी में नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं तो उसको हम आसानी से फिर सेपरेट फिज़िकल तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम केमिकल्स वगैरह इसमें नहीं डालते। ये जो है मैटर जो है अगर ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और अगर नहीं है तो उसको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब होमोजीनियस में अगर ये जो है फिज़िकल तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं तो उसको हम सिंपली होमोजीनियस मिक्सचर इन सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और अगर प्योर सब्सटेंस जो है वो फिर हम इसके को तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन के ज़रिए, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, ये जो है मिक्सचर का फिर उन्होंने वही एग्जांपल दिया है कि मतलब इसको हम इजीली फिज़िकल तरीके से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह सैंड एंड पिबल्स हैं, इन्हें रेत है और इसमें कंकर होते हैं, तो उनको हम अलग आसानी से रेत से जो है कंकर वगैरह उठा सकते हैं। और ऑयल एंड वाटर है, जो ऑयल इसके सरफेस पे तैरते हैं तो उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये मिक्सचर के बेस्ट एग्जांपल हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की फिर वो है जिसमें जो सब्सटेंसेस जो मिक्सचर्स होते हैं वो हमें वेल मिक्सड होते हैं और हमें नज़र नहीं आती कि किस तरह। जिस तरह मिल्क में है तो उसमें मुख्तलिफ मिक्सचर होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वाटर होते हैं, लेकिन हमें एक वाइट कलर की लिक्विड नज़र आते हैं। या टूथपेस्ट में जिंक है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, सही है, और जेल है, लेकिन हमें सिर्फ एक वाइट कलर की जेल नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, एक होता है इसके बाद कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का हमने जिस तरह जिक्र किया था कि जिस तरह ये वो पार्टिकल्स है जो परमानेंटली सस्पेंडेड होते हैं और ये सेडिमेंट नहीं होती, नीचे नहीं जाते, ठीक है। जिस तरह हम नाइट में लाइट को देखते हैं तो वहाँ पे जो मट सा या गदला सा लुक देते हैं, तो वो असल में क्या होते हैं, हमारे पास कोलाइड्स होते हैं। तो इस सिरप पाम में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब हम सिरप यूज़ करते हैं तो मोस्टली उसको हम क्या करते हैं, पहले हिला लेते हैं।
सोल्यूशन का हमने कहा था कि जो सबसे बेस्ट मिक्सचर है वो सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में सबसे बेस्ट जो है जो ओशियन में या समंदर में जो वाटर होता है इसमें नमक जो है डिज़ोल्व होता है, तो सबसे बेस्ट जो है हमारे पास सोल्यूशन मिक्सचर है। ठीक है। अच्छा, अब जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जिस तरह हम अगर देखें तो गैस और गैस जब एक दूसरे में डिज़ोल्व होते हैं तो एयर नाइट्रोजन में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, बाकी गैसेस होते हैं। तो सबसे पे बेस्ट जो एग्जांपल है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो गैस टू गैस है। और फिर गैस टू लिक्विड है तो वो सोडा वाटर है, जिससे हम पेप्सी वगैरह पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जब हमको उसको खोलते हैं तो वो गैस जो है निकल जाता है इससे, तो गैस टू लिक्विड होते हैं। सॉलिड टू लिक्विड जिस तरह ओशन वाटर जो है इसमें साल्ट सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है। और सॉलिड टू सॉलिड जिस तरह कापर और गोल्ड जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाए हुए होते हैं, तो वो भी सोल्यूशन के टाइप्स हैं। अच्छा, ये एग्जांपल है कि एयर जो है वो किस चीज़ का सोल्यूशन है कि इसमें ऑक्सीजन होते हैं और अदर बहुत सारे गैसेस होते हैं जो नाइट्रोजन में डिज़ोल्व होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स जो हैं प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, ये भी हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि एलिमेंट जो है वो सबसे सिंपल और प्योर सब्सटेंस होते हैं जो और सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, बाय एनी केमिकल या फिजिकल मीन्स हम इसको सेपरेट बाकी नहीं कर सकते या ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। सही है। और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एलिमेंट्स की, जिससे एलिमेंट्स बना होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है। और पीरियाडिक टेबल में बहुत सारे जो है मोर देन 100 जो है वो एलिमेंट होते हैं जो मौजूद होते हैं, और यूनिवर्स में भी वो पाए जाते हैं। ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो किससे बने हैं, वो एटम से बने हैं। और ये एटम का जो नेमिंग का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो 1813 में दिया गया था। और मोस्टली जो एलिमेंट्स हमारे पास है वो सिंगल नेम है, लेकिन जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक नाम से एक अल्फ़ाबेट से आते हैं तो फिर उसको दूसरा नाम दिया गया है। जिस तरह ये है एल्यूमिनियम, ब्रोमाइड है, कैल्शियम, कार्बन, गोल्ड, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जो इसमें अगर हम देख ले हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एच से है, तो एच हाइड्रोजन से और फिर दोबारा हीलियम अगर जब एच से है तो उसको एच के साथ ई लगा लिया। या जिस तरह हम गोल्ड और एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लें तो गोल्ड ए यू है और एल्यूमिनियम भी ए से आ रहा है तो ए एल कर लिया है। ठीक है। जिस तरह कैल्शियम कार्बन है सी और सी है, तो इसको भी जहन में रखना है। ठीक है। ये पीरियाडिक टेबल है, लेंटिनाइट सीरीज़, एक्टिनाइट सीरीज़ और एक ग्रुप, और जिस तरह हमने पहली प्रेजेंटेशन में दिया था, तो इंशाल्लाह ये मैं आप लोग के प्रेजेंटेशन में चेक कर लूँगा। अच्छा, कंपाउंड्स जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं बाय केमिकल मीन तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल H2O है, इसमें दो हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक जो है ऑक्सीजन एलिमेंट है और मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा NaCl है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड है। सही है। ये जो है इसके स्पेसिफिक रेशो ज़्यादातर होते हैं। जिस तरह H2O है तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन दो जो है वो एक होगा, और इसका केमिकल फार्मूला होगा। ठीक है। और ये सिर्फ जो है केमिकल तरीके से सेपरेट होंगे, फिज़िकल तरीके से नहीं हो सकते। अच्छा, ये भी मिक्सचर और कंपाउंड में डिफिनीशन है, तो इसमें तो कोई ख़ास नहीं, जिस तरह हमने सारी जिक्र की तो वो सारी बातें हैं। ठीक है। अब ये कुछ वो है कि मतलब ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो ये हमारे पास फिज़िकल तरीके से हम ये अलग कर सकते हैं पानी से, ये कंकर और ये जो है पिबल्स वगैरह सब चेंज वो निकाल सकते हैं, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब ये CU है तो ये बात याद रखना है कि कॉपर जब सिंगल एलिमेंट आ जाए, CO है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो अगर एक नाम हो इसके साथ कोई फार्मूला मतलब दो एलिमेंट अटैच ना हो तो वो हमारे पास डायरेक्टली एलिमेंट है। CO एक है तो ये जो हमारे पास इन्हीं का पर एलिमेंट है। ये अब तीन एलिमेंट है तो ये हमारे पास कंपाउंड है C12H22O11। ये सिर्फ कार्बन है, एक है तो ये एलिमेंट है। ये जो है अब चाय में हम पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्सचर है क्योंकि फिजिकल तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये जो है NaCl दो एलिमेंट है तो कंपाउंड हो गए।
Ag, सिर्फ एक है सिल्वर, तो ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ गए होंगे, और जहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।